हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा एंड आई एम टीचर सुशील जैन। बार बार एक ही लाइन सुन के बोर तो नहीं हो रहे हो? किस तरह आते ही चालू कर देते हैं हेलो स्टूडेंट्स। बट क्या करें, एक तरीका होता है ना विश करने का, तो वो विश करने का और वेलकम करने का तरीका है जो मुझे यही आता है तो मैं यही करता हूँ। ट्राई करूँगा कुछ नया करने की, बट आज तक तो यही काम चलाइए। ठीक है, चलिए। तो कल हमने स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट के बारे में किया था ना? कुछ समझ में आया? आसान सा था कल तो। डेफिनेशन समझाई थी सॉलिड की, सिर्फ क्या होता है ना, और टाइप बताया दो मैंने आपको, सिर्फ क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में हमने क्या स्टार्ट किया था? फिर डिफरेंसेस स्टार्ट किए थे। इसमें मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए थे। एक डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। क्या बताया था? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसी है। और इसमें आपने क्या देखा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अमोर्फस सॉलिड के। और अरेंजमेंट अच्छी होने की वजह से उनका जो पैटर्न है वो सारा एक जैसा रहता है। अरेंजमेंट एक जैसी रहती है, और अरेंजमेंट एक जैसी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अमोर्फस में हर जगह अरेंजमेंट एक जैसी नहीं रहती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसमें होता है? क्रिस्टलाइन में। अमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और उस वजह से क्योंकि पार्टिकल की पैकिंग अच्छी से होगी, अरेंजमेंट अच्छी होगी तो पैकिंग अच्छे से होगी, तो उससे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। लेकिन अमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता है, वो एक रेंज में मेल्ट हो सकते हैं। कभी 101 पे हो गए, कभी 102 पे हो गए, कभी 103 पे हो गए, तो रेंज में मेल्ट हो सकते हैं। बट क्रिस्टलाइन में क्या रहेगा? हमेशा मेल्टिंग पॉइंट आपका फिक्स रहेगा। याद रख लो बात। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं बोल सकते क्योंकि बॉइलिंग लिक्विड्स का होता है, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं। आई थिंक कल मैंने वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया था, तो बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात कीजिएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक हमने सीखा था कल। आज हम एक नया पॉइंट समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं और तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका? वो थर्ड पॉइंट है ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक पैटर्न कैसे देखते हैं? देखिए, कल मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखाया था पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये एक पार्टिकल फिर ये इसके साथ मिला हुआ है और फिर ऐसे इसके नीचे इस तरह से, फिर इसके नीचे भी इस तरह से। तो अब ध्यान से अगर देखें तो यहां एक ज्योमेट्री बन सकती है। देखिए, एक पैटर्न सा बनता है। देखिए, एक ऐसे पैटर्न बन गया सभी का, इस तरह से पैटर्न बन रहा है। और भी पैटर्न बना सकते हैं हम, ये मैं आपको जरा समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो एक पैटर्न में अरेंज है, एक ज्योमेट्री बन रही है, स्क्वायर ज्योमेट्री बन रही है। अगर मैं इसके ऊपर कर देता पार्टिकल शायद क्यूब बन जाता, अगर सारे पार्टिकल सेम है तो क्यूब भी बन सकता है। तो एक पैटर्न बन रहा है, डेफिनेट पैटर्न बन रहा है। भाई हम बता सकते हैं क्या पैटर्न है, और जैसा पैटर्न यहां है वैसा ही पैटर्न पूरे सॉलिड में होगा। तो इसलिए इसको लॉन्ग रेंज में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा पैटर्न हम यहां देख पा रहे हैं वैसा ही पैटर्न हम सभी जगह देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब मार्कर मैंने यहां रखा, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया कि यहां से यहां तक पॉइंट है। अब इसको मैंने यहां से यहां कर दिया, फिर इसको नीचे ले आया, फिर इसको यहां ले आया, तो हर जगह पॉइंट ड्रॉ करता चला मैं। उससे क्या मिलेगा? आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का आपको एक पैटर्न मिलेगा, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होंगे पार्टिकल्स। लेकिन अमोर्फस में कल कोई पैटर्न था ही नहीं, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, कोई पैटर्न नहीं था। अब यहां से आप क्या बनाओगे? कोई ज्योमेट्री बना सकते हो? नहीं। हो सकता है कहीं कहीं बने थोड़े बहुत पार्टिकल हो रेंज ऑर्डर में, बट पैटर्न तो हम नहीं निकाल सकते। यहां पैटर्न कुछ और हो, आगे जाके पैटर्न कुछ और बन जाए, तो ज्योमेट्रिक पैटर्न डेफिनेट तो नहीं है, बदल सकता है ना बार बार। तो यहां क्या कह सकते हैं कि नॉट डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या समझती है? यहां से बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये आपको पॉइंट समझ में आया कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है? एक ज्योमेट्री बनेगी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की, लेकिन अमोर्फस में कोई ज्योमेट्री आपकी डेफिनेट नहीं बन पाती है। क्लियर? चलिए, और क्या हम बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं कि जो कूलिंग करवाती है, कूलिंग कर्व क्या होता है? ठंडा कर रहे हैं, जो कूलिंग करवाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कूलिंग कर्व्स आती हैं
कूलिंग कर्व्स वो स्मूथ नहीं आती हैं, डज नॉट गिव स्मूथ कूलिंग कर्व्स। अब कैसे वो दिखाता हूं आपको, डज नॉट गिव स्मूथ कूलिंग कर्व कैसे आएगी वो बताता हूं अभी आपको। लेकिन अमोर्फस वाले क्या करते हैं, अमोर्फस वाले कूलिंग कर्व्स को बिल्कुल स्मूथ देते हैं, तो यहां बोल सकते हैं गिव्स स्मूथ कूलिंग कर्व्स। अब कर्व्स को दिखाने के लिए मुझे साफ करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, ठीक कैसे हम क्या कर रहे हैं, हम दो कर्व दिखाते हैं आपको अलग अलग। यहां के टाइम के साथ टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तो उससे क्या असर पड़ेगा स्टेट पर। यहां भी ऐसे टाइम के साथ स्टेट पर क्या असर पड़ेगा वो हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से कर्व ऐसे आती है, देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो लिक्विड जब ठंडा होगा तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया इस तरह से, फिर वो ऐसे आ जाएगा। तो कर्व स्मूथ नहीं आई हमारे पास, नहीं आई ना। तो इस तरह की जो कर्व आती है ये स्मूथ नहीं है। किसके लिए आती है, क्रिस्टलाइन के लिए। तो मान लीजिए डी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था। तो ए से बी लिक्विड रहा वो, फिर बी से सी सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, और सी से डी कंप्लीटली क्या बन गया, वो यहाँ पे सॉलिड बन गया। तो टेम्परेचर देखिए कैसा आ रहा है, घट रहा है, फिर कांस्टेंट रहा जब तक कंप्लीटली वो सॉलिड नहीं बन गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर घटना स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर्व सीधी ऐसे ही आती है, कोई देखिए बिल्कुल स्मूथ कर्व आ रही है। तो ये फर्क होता है आपका कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो इस तरह ही कर्व देते हैं आपको, स्मूथ नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम तक, ठीक है। लेकिन इस टाइम रेंज तक वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कर्व आपकी क्या है, बिल्कुल स्मूथ आ रही है। तो एक डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए जब इसको भी साफ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए एक पॉइंटर वो बोल सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है आपका, वो पॉइंट होता है आपका कि जो हमारे सॉलिड होते हैं दोनों, क्रिस्टलाइन हो या अमोर्फस, जब उसको स्मूथ किसी ब्लेड से काटते हैं, मतलब किसी ऐसे चीज से काटते हैं जिसके किनारे बहुत नुकीले हो, बहुत तेज हो, चाकू से कह सकते हो आप। जब उसको हम काटते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो काटने के बाद जो सरफेस आता है नया, वो बिल्कुल क्लीन होता है, स्मूथ सरफेस निकल के आता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिव्स क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज। आप कहोगे सर पनीर को काटते हैं, पनीर भी तो क्लीन क्लीवेज देता है। नहीं बेटा, पनीर क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। बात माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सरफेस की हो रही है। अब होता क्या है, क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन के अंदर सारे पार्टिकल बिल्कुल पैटर्न में अरेंज होते हैं इस तरह से, इस तरह से होते हैं। तो जब आप इसको काटोगे तो सारे इक्वल कटेंगे। देखिए इसको यहां से काटते हो, ये कट गया, ये सारे बराबर कटेंगे। तो जब इसको काटते हैं तो इसको काटने से क्या होता है, इसके काटने से बिल्कुल बराबर कटेगा। यहां से काट लो, ये देखो ऐसे काटोगे तो ये सारे बराबर कटेंगे। तो इस वजह से जो सरफेस आया, देखो सरफेस मान लो कटने के बाद ऐसे हो गया ना, ये ऐसे हो बच गया ऊपर। तो देखिए अब भी सरफेस कैसा है, इक्वल है, सारा स्मूथ है। लेकिन अमोर्फस में क्या होता है, अमोर्फस में तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है पार्टिकल्स की। अब इस तरह से अगर अरेंजमेंट हम लेके चलेंगे पार्टिकल्स की, तो अगर आप इसको आप काटते हो, मान लीजिए आप यहां से काटते हो, तो कोई पार्टिकल ऊपर रहेगा, कोई नीचे रह गया, सारे इक्वल तो नहीं कटे। इसका मतलब यहां पर सरफेस स्मूथ नहीं होता है। तो वही आपसे कह रहा है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो काटने पर उसकी जो क्लीवेज बचेगी, जो सरफेस आएगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस आएगा काटने के बाद। लेकिन अमोर्फस में क्या होता है, अमोर्फस में क्लीन क्लीवेज नहीं देता है, डज नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। तो आई थिंक आपको इसका रीजन समझ में आया होगा कि कोई भी सॉलिड क्लीवेज क्लीन कब देगा। देखिए बाहर से देखने की बात नहीं हो रही है कि आप आंखों से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सर कहां क्लीन आया है। बात माइक्रोस्कोपिक लेवल की हो रही है। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस को देखोगे तो आपको सारा सरफेस इक्वल दिखेगा, बिल्कुल क्लीन दिखेगा, बिल्कुल सीधा।
लेकिन अमोर्फस में ऐसा नहीं होगा, सरफेस आपको ऊबड़ खाबड़ सा दिखेगा माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारा कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी चीज से काटते हैं तो उसका सरफेस हमें क्लीन मिलता है, स्मूथ मिलता है, लेकिन जब हम किसी अमोर्फस को काटते हैं तो उसका सरफेस हमें स्मूथ और क्लीन नहीं मिलता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? चलिए जी, उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए एक पॉइंट होता है हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है वो भी डेफिनेट होती है, बस चेंज नहीं होती है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही फ्यूज होंगे। फ्यूज मतलब मेल्ट होंगे, अपनी स्टेट चेंज करेंगे ना, फ्यूजन मतलब स्टेट चेंज करना। तो दे हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, समझ में आ रही है बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, बट अमोर्फस सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगी। डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट सारे के सारे? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, भाई बहुत काम का पॉइंट है आपके और वही आपको समझना है। देखिए जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो आपके नेचर में एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके एनआइसोट्रोपिक होते हैं और जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? ये एनाइसोट्रोपी शो कर रहे हैं। एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी से आया है एनाइसोट्रोपिक। और इसी तरह ये कौन सी शो कर रहे हैं? आइसोट्रोपी शो कर रहे हैं। तो आइसोट्रोपी से आया है आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपी? यही आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, देखिए कैसे कह रहे हैं कि किसी भी सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब प्रॉपर्टी जो हैं अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम उसकी जाएं सॉलिड की और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं, उन वैल्यू पर डिफरेंट आ रही है प्रॉपर्टीज की, तो ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं कि वो एनाइसोट्रोपिक शो कर रहा है। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल properties of solid is different in different directions of solid। तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से आपका जो सॉलिड है वो कैसा कहलाएगा? एनाइसो। एन मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। तो किसी भी सॉलिड की अगर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी हमने उसकी मेजर करी, फिजिक्स में आप टर्म पढ़ते हो, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सीखा आपने लैब के अंदर। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या मिलती है? डिफरेंट मिलती हैं। मतलब अगर आप पार्टिकल्स की इस डायरेक्शन में जाओगे, मतलब यहाँ पार्टिकल्स है, यहाँ जाओगे तो अलग आएगी, यहाँ इस डायरेक्शन में आओगे तो अलग आएगी, इस डायरेक्शन में आओगे तो अलग आएगी। तो अगर कोई सॉलिड इस तरह से बिहेवियर शो करता है तो उसको बोलते हैं वो क्रिस्टलाइन है या वो एनाइसोट्रोपिक है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब समझ रहे होगे आप, क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सभी डायरेक्शंस में क्या आएगी? सेम आएगी, हैव सेम वैल्यू of physical property in different direction of solid, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो नेचर में आइसोट्रोपिक होते हैं बिकॉज दे बिहेव लाइक ए लिक्विड और गैस। और लिक्विड और गैस की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है हर डायरेक्शन में।
तो सेम बात अमोर्फस के लिए भी होती है। तो अमोर्फस सॉलिड जो है वो दिखते सॉलिड है बट एक्चुअल में बिहेवियर उनका लिक्विड या गैस जैसा होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी हर जगह सेम रहती है। लेकिन क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके एक्चुअल में सॉलिड है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसको रखते हैं साफ। एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट रह गया, पॉइंट तो क्या है बताना है आपको, आप खुद भी दिख रहा है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या है एक्चुअल में, वो ट्रू सॉलिड है, तो इनको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रू सॉलिड होते हैं। तो अमोर्फस कैसे होंगे, झूठे, तो झूठे को क्या बोलते हैं, सूडो, तो सूडो सॉलिड्स होते हैं, फेक, दिखते सॉलिड है होते नहीं है, तो उनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। तो अमोर्फस कैसे होते हैं आपके, सूडो सॉलिड्स होते हैं। इन्हीं का एक दूसरा नाम और भी होता है बेटा, इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, किसी लिक्विड को अगर हम एकदम से बहुत ठंडा कर दें तो उसके पार्टिकल्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता है। और कल मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स का अगर अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता है तो वो ऐसे कैसे अरेंज हो जाएंगे, तो उससे कौन सा सॉलिड बनेगा, अमोर्फस। इसलिए अमोर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक खास बात भाई देखिए, अमोर्फस सॉलिड में कुछ हद तक तो ऑर्डर होगा, मैंने कहा ये ऑर्डर होगा ही, मैंने कहा ऑर्डर तो होगा, शॉर्ट रेंज होगा। तो जितने पार्ट में उसका रेंज में, जितने पार्ट में ऑर्डर होगा, जितने पार्ट में सॉलिड के ऑर्डर रहेगा वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। सारे सॉलिड में तो ऑर्डर नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में तो ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो है। तो जितने हिस्से में ऑर्डर है उतना हिस्सा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो अमोर्फस सॉलिड के उस हिस्से को बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलेट्स भी बोल देते हैं। तो क्या होता है क्रिस्टलेट्स, अमोर्फस सॉलिड का वो पार्ट जो किसकी तरह बिहेव करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करता है, उसको क्रिस्टलाइट बोलते हैं। कई बार आपसे 1 मार्क पूछ लेते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइट, तो आपको क्या बताना होता है, दैट पार्ट ऑफ अमोर्फस सॉलिड व्हिच बिहेव लाइक ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइट, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद एग्जांपल्स आप दे सकते हो इनके। कभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, सूडो सॉलिड में क्या आते हैं आपके अमोर्फस में, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, फर, नायलॉन, पॉलीमर जो आते हैं आपके वो सब। और ट्रू सॉलिड में क्या आते हैं, एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड्स, साल्ट, वो सब किस में आते हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या ऑब्जेक्टिव भी आपके आता है कि एक कंपाउंड होता है सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, इससे 2 तरह के ग्लास बनते हैं। एक ग्लास को तुम बोलते हैं क्वार्ट्ज, ये भी ग्लास की तरह दिखता है, और एक पार्ट को हम बोलते हैं सिंपल ग्लास ही, कांच, ठीक है ना। तो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। अब इसमें से अगर आपसे क्वार्ट्ज पूछा हुआ हो ना, क्वार्ट्ज, इसको मैं साफ कर लेता हूं, अगर आपसे क्वार्ट्ज पूछा गया ना, तो क्वार्ट्ज होता है इसी का क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसी की होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। लेकिन अगर इसी को ये बनाया गया, ग्लास बनाया गया है, तो ग्लास बनता है आपका अमोर्फस फॉर्म, अमोर्फस फॉर्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, क्वार्ट्ज की फॉर्म में भी और ग्लास की फॉर्म में भी। क्वार्ट्ज की फॉर्म में बनेगा तो उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहेंगे, वो एक्चुअल में सॉलिड की तरह बनेगा क्योंकि इसमें टाइम मिलता है इसको पार्टिकल्स को अरेंज होने का। लेकिन ग्लास में टाइम नहीं मिलता है, एकदम ठंडा करते हैं, उस वजह से कौन सा बनता है आपका, अमोर्फस सॉलिड बनता है। कई बार देखा होगा आपने कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स होती है, 100-200 साल पुरानी, उनमें अगर कांच लगा हुआ है खिड़कियों में, तो कांच बिल्कुल किनारों से नीचे मोटा हो जाता है एज कंपेयर टू ऊपर के ग्लास के। जो नीचे ग्लास है बिल्कुल जो खिड़की में किनारे में घुसा होता है, वो ग्लास मोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अमोर्फस है, और इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, हल्के हल्के फ्लो करते हैं, तो नीचे पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वजह से नीचे वाला पार्ट क्या आपका मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट पतला है, मतलब नीचे वाला थिकर, ऊपर वाला थिनर रह जाता है। तो इसका मतलब वो किसकी पहचान है, वो अमोर्फस फॉर्म की पहचान है। फिर वही, यहां तो कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस किसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में। आई होप कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको करते हैं अब साफ।
उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिसमें से क्वेश्चन सीबीएसई अदर बोर्ड्स में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और टॉपिक का नाम है आपका कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो भी अब सभी एक तरह के नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, हमें अमोर्फस नहीं पढ़ना क्योंकि अमोर्फस सॉलिड है ही नहीं, वो तो एक फेक सॉलिड है ना। झूठी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सच्ची चीजों के बारे में जानना है। और सच्ची क्या है, सच्चा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छे से जानना है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी अब हम अगर आसपास देखें तो सभी एक जैसे नहीं है। क्या है, सभी जैसे नहीं है ना। चीनी अलग है, नमक अलग है, दोनों सॉलिड है लेकिन दोनों अलग अलग है। लकड़ी अलग है, ठीक है, डायमंड अलग है, ग्रेफाइट अलग है, देखो दोनों सॉलिड है लेकिन दोनों अलग अलग है, डायमंड अलग है, ग्रेफाइट अलग है। इसका मतलब ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल मैंने आपको दिए, लेकिन क्या सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एक जैसे हैं? नहीं, सभी अलग अलग है। अब सभी अलग अलग क्यों हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो सब में क्या फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है। जैसे हम बात करें कि NaCl की बात करते हो, NaCl के अंदर आयंस है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है ना सॉलिड के अंदर, लेकिन शुगर में तो ऐसा नहीं है, चीनी में तो ऐसा नहीं है, वहां तो ऐसे पार्टिकल नहीं आयन वाले, वहां तो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना। या मेटल की बात करें भाई, जैसे सोना है सॉलिड है लेकिन उसके अंदर तो सारे गोल्ड के एटम है, तो वहां तो पार्टिकल अलग हो गए। यानी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल कैसे हैं या पार्टिकल के बीच में किस तरह का फोर्स काम कर रहा है, इसके बेस पे भी हम बोल सकते हैं। बेसिकली तो हम फोर्स के बेस पे कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस टाइप के पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है, उसके बेस पे हमने सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में बांट दिया। तो ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके एग्जांपल आपको करने बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि पेपर में आपसे एग्जांपल देके ही पूछते हैं। भाई आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ रही है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये किस टाइप का सॉलिड है चारों में से। या उल्टा कर लेते हैं कि आपको एक सॉलिड का नाम दे देंगे, आपको 4 एग्जांपल दे देंगे कि बताइए कि ये इन चारों में से किसके लिए फिट बैठता है, ठीक है। तो हमें वही करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितनी तरह के होते हैं। एक तो आपके होते हैं आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोल सकते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा आपको, इतना आसान सा है, ठीक है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके अलावा होते हैं आपके दूसरे कौन से, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तीसरे आपके कौन से होते हैं, तीसरे आपके होते हैं भाई कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके होते हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, बिल्कुल सभी के बारे में। बहुत आसान से, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आपको जल्दी से आ जाएंगे। और उसके बाद हम बिल्कुल बार नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए भाई, मुझे बताइए कैसा लगा आपको पढ़ के, ओके। और बाकी हम कल देखते हैं, तब तक देते हैं अपनी वाणी को आराम। ऑल द बेस्ट।